नमस्कार। विद्या की देवी माँ सरस्वती को नमन करते हुए आज हम हिंदी व्याकरण की दृष्टि से कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। व्याकरण जो है किसी भी भाषा का एक आधार होती है। हमारी जो मातृभाषा हिंदी है वह एक प्राकृत भाषा है, देवनागरी लिपि की भाषा है। तो इस भाषा के अंदर जो व्याकरण का क्रम है या भाग है उसमें से एक तो हम व्याकरण की प्रमुख अंगों को जानकारी लेंगे, व्याकरण का अर्थ समझेंगे और उसके बाद हम स्वर और व्यंजन की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्यारे भैया बहनों, सर्वप्रथम हमें व्याकरण का अर्थ या परिभाषा समझना है। व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, इस बात का पहले हम अर्थ समझ लें। जैसे व्याकरण का जो अर्थ है उसके माध्यम से हम व्याकरण परिचय में सर्वप्रथम व्याकरण का अर्थ या उसकी परिभाषा सीखने जा रहे हैं। किसी भाषा के क्रमबद्ध रचना के नियमों को व्याकरण कहते हैं। किसी भाषा के क्रमबद्ध रचना के नियमों को व्याकरण कहते हैं। दूसरे अर्थ में व्याकरण भाषा की नीरसता को दूर कर उसे बोधगम्य बनाती है। क्या कह सकते हैं, व्याकरण भाषा की नीरसता को दूर कर उसे बोधगम्य बनाती है। फिर कह सकते हैं व्याकरण भाषा को परिष्कृत एवं शुद्ध रूप प्रदान करती है। व्याकरण भाषा को परिष्कृत व शुद्ध रूप प्रदान करती है। इसी प्रकार ये आपने व्याकरण का अर्थ समझ लिया, यानी कि भाषा की क्रमबद्धता को बनाने के लिए, वाक्य रचना की क्रमबद्धता को बनाने के लिए, किसी वाक्य का अर्थ समझने के लिए और सार्थक अर्थ निकालने के लिए हम जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं वह व्याकरण कहलाती है। आगे आपको समझ में व्याकरण का अर्थ आप समझ गए। यह जो अपना पाठ है यह प्रारंभिक व्याकरण को समझाते हुए प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा के भैया बहनों की दृष्टि से बनाया गया है। प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में पढ़ने वाले भैया बहन इस व्याकरण को समझकर अपनी भाषा को शुद्ध उच्चारण में बोलना व लिखना सीख सकते हैं। अब हम व्याकरण के अंगों की दृष्टि से चर्चा करते हैं। कुछ प्रमुखता से इसमें अंग जोड़े गए हैं, इससे और भी कुछ अंग हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से व्याकरण में किन किन बातों का समायोजन हम करते हैं उसका एक छोटा सा प्रयास हम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आपको व्याकरण वाला ज्ञान या भाग समझ में आ सके। सर्वप्रथम हम प्रारंभ करते हैं। आप वर्ण जानते हो, वर्ण सभी जानते हैं, शब्द भी जानते हैं, वाक्य भी जानते हैं। उससे आगे अपन चलते हैं व्याकरण के प्रमुख अंग की ओर। ठीक है, सर्वप्रथम व्याकरण की दृष्टि से हम प्रारंभ करते हैं स्वर। व्याकरण में प्राथमिकता से सर्वप्रथम क्या होता है, स्वर। जब हम वर्ण जान गए, अक्षर जान गए, शब्द जान गए, तो हमारा पहला जो क्रम रहता है व्याकरण में वह स्वर होता है। क्या होता है, स्वर। उसके बाद दूसरा भाग हम लेते हैं व्यंजन। दूसरा भाग क्या लेते हैं, व्यंजन। फिर आगे चलते हैं, फिर उसमें अपन भाग लेते हैं संज्ञा। कौन सा भाग लेंगे, संज्ञा। फिर अगला भाग लेंगे सर्वनाम। क्या भाग लेंगे, सर्वनाम। उसके बाद हम लेंगे क्रिया। ठीक है, अगला भाग होगा विशेषण।
क्या भाग होगा? विशेषण। फिर उसके बाद काल, फिर वचन, फिर लिंग, फिर कारक, फिर संधि, फिर समास, फिर शब्द शक्ति, फिर रस, छंद, अलंकार, वर्तनी, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ आदि। इससे भी प्यारे भैया बहनों और भी चीज़ें व्याकरण के अंदर सम्मिलित हैं। प्रमुखता से इन चीज़ों को अध्ययन करते हुए अभी हम यहाँ पर स्वर और व्यंजन की प्रमुखता से जानकारी लेंगे। फिर एक एक बार आपको बता दूँ कि संज्ञा आपने पढ़ा है पुस्तक के अंदर परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसमें राम, मोहन, सोहन, टेबल, रतलाम, भोपाल, ये सारी चीज़ें जो दिखाई देती है वह संज्ञा के रूप में जानी जाती है। फिर अपन चलते हैं सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, या संज्ञा के क्रम को आगे बढ़ाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। फिर अपन देखते हैं क्रिया। क्रिया का मतलब जिस शब्द से किसी कार्य का करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। फिर विशेषण। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं। फिर काल, जिससे समय का बोध हो वह काल कहलाता है। वचन, जिससे किसी एक वस्तु या अधिक वस्तु का बोध हो उसे वचन कहते हैं। लिंग, जिससे स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। उसी प्रकार से संधि, समास, शब्द शक्ति, रस, छंद, अलंकार, ये अपन प्रारंभिक ज्ञान जो है अगले जब भी अपन पाठ्यक्रम में लेंगे तो इनको समाहित करेंगे। आज प्रमुखता से हम दो चीज़ों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने स्वर शब्द भी सुना है कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। अब आज हम केवल स्वर के बारे में प्रमुखता से जानकारी लेंगे। तो स्वर जो है इसमें आपको यह समझना है कि स्वर क्या है। देखो, स्वर और व्यंजन दो चीज़ें भाषा के अंदर प्रमुखता से माध्यम होती है या प्रमुख रूप से इन चीज़ों के ऊपर पूरी भाषा वर्णित होती है या भाषा की रचना होती है। तो हम पहले स्वर की परिभाषा समझ लें। स्वर आपने सुना है कि स्वर है, लेकिन स्वर की परिभाषा क्या है, किसे कहेंगे स्वर? जब तक हमें स्वर का अर्थ समझ में नहीं आ जाता फिर उसे हम समझ नहीं पाएंगे। तो सर्वप्रथम हम आपको यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो वर्ण या अक्षर किसी अन्य अक्षर की सहायता के बिना भी, क्या कहा गया है, जो वर्ण या अक्षर किसी अन्य अक्षर की सहायता के बिना भी सरलता से बोले जा सकते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। क्या स्वर का अर्थ समझ में आया आपको? ऐसे वर्ण या अक्षर जो दूसरे वर्ण या अक्षर की सहायता के बिना भी सरलता से बोले जा सकते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। आपका स्वर का अर्थ समझ में आ गया, यानी कि जिसमें किसी अन्य अक्षर की सहायता नहीं ली जाती हो, जो स्वतंत्र रूप से अपने आप अपना स्वरूप रखते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। समझ में आ गया आपको? जो वर्ण या अक्षर किसी अन्य अक्षर की सहायता के बिना भी सरलता से बोले जा सकते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया कि स्वर किसे कहेंगे। स्वर के उच्चारण में अन्य किसी अक्षर की सहायता आपको नहीं लेना पड़ती है। अब इसके माध्यम से आपको ये बता दें कि भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है। तो अपने हिंदी भाषा में स्वर की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? कितनी होती है? 11। आपको स्वर की परिभाषा समझ में आ गई और उस स्वर की संख्या भी आपको समझ में आ गई कि भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है।
अब ये स्वर कौन कौन से होते हैं इसका भी आपको अभ्यास होना चाहिए कि आपसे पूछा जाए, चलो आपने बोल दिया कि स्वर की संख्या 11 है। अब आपसे किसी ने पूछा कि आपको स्वर बोलना है ना, स्वर बोलना है तो हमें वर्णमाला के जितने अक्षर है उसमें से कौन कौन से स्वर है इसका अनुमान हमें होना चाहिए या फिर हमें याद होना चाहिए। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, री। ये आपके प्रमुख रूप से स्वर है। अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, री। ये हमारे स्वरों की संख्या है। अब स्वर के बारे में जब आपने यहाँ तक जान लिया कि स्वर वे चीज़ें होती है जो बिना किसी अक्षर की सहायता से सरलता से बोली जाती है, और आपके पास स्वरों की संख्या 11 हो गई। आपने स्वर भी जान लिए कौन कौन से स्वर आपके भाषा के अंदर है। इसके बाद हम इस स्वर के भेद को समझते हैं। हमारे भाषा में स्वर के 2 भेद बताए गए हैं। स्वर के कितने भेद बताए गए हैं? 2 भेद। हम सबसे पहले बात करते हैं स्वर के भेद। प्रकार, स्वर की परिभाषा जान ली, स्वर में कौन कौन से अक्षर आते हैं ये आपने जान लिया। अब अपन जानते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। हम सबसे पहले इस बात को समझते हैं तो हमारे जो स्वर है वो 2 प्रकार के होते हैं। हमारे स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर। क्या होता है? ह्रस्व स्वर। कौन सा स्वर? ह्रस्व स्वर। ठीक है। दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर। कौन सा होता है? दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे इसको भी अपन समझ लें। आपने स्वर के 2 भेद किए। पहला हो गया ह्रस्व स्वर, दूसरा हो गया दीर्घ स्वर। आप ह्रस्व स्वर को समझेंगे तो ह्रस्व स्वर की परिभाषा को परिभाषित करते हुए हम समझा सकते हैं जिन स्वरों को बोलने या उच्चारण करने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या परिभाषा बन गई आपकी? जिन स्वरों को बोलने या उच्चारण करने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। आगे आपको समझ में ह्रस्व स्वर। अब कौन कौन से ह्रस्व स्वर हैं इसका भी ज्ञान हमको होना चाहिए। तो जिन स्वरों को आप बोल रहे हैं जहाँ उच्चारण में समय कम लग रहा है वो आपके ह्रस्व स्वर। अ, आपने बोला अ, आपको बहुत कम समय लगा। ई, उ, री। जब उच्चारण में कम समय लगता हो वो ह्रस्व स्वर। अ, ई, उ, री। ये आपके हो गए ह्रस्व स्वर। अब ह्रस्व स्वर का मतलब जो आपने समझ लिया कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वो हो गए ह्रस्व स्वर। तो दीर्घ किसे कहोगे? दीर्घ का अर्थ आपके मन में अपने आप समझ में आ गया होगा कि जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर हो जाएगा। और जिन स्वरों को बोलने या उच्चारण करने में अधिक समय लगता है उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहेंगे। उदाहरण की दृष्टि से आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। आप जब बोल रहे हो तो आपको अधिक समय लग रहा है। अ बोला समय नहीं लगा, ई बोला, लेकिन जब आ बोलने में हमें एक लंबा समय लगा। तो इसका अर्थ समझ में आया कि जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, री ये प्रमुखता से ह्रस्व स्वर में आते हैं। दीर्घ स्वर में आपने क्या देखा? जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता हो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये आपने स्वर परिचय सीख लिया। अब स्वर के साथ
हमने एक बात सीखी, एक तो स्वर की परिभाषा, दूसरा स्वरों के प्रकार। तो स्वरों के हमारे 11 प्रकार है और उसके भेद 2 हैं। स्वर संख्या हमारी 11 है और भेद 2 है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब हम चर्चा करते हैं व्यंजन। व्यंजन स्वर के बारे में आपने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब व्यंजन के बारे में जब हम जानकारी लेते हैं तो पहले व्यंजन किसे कहते हैं, यह बात हमारे समझ में आनी चाहिए कि आप व्यंजन किसे कहोगे। तो जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्या समझ में आया? ऐसे अक्षर जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात व्यंजन वे अक्षर होंगे जो किसी न किसी स्वर के माध्यम से बोले जाएंगे। समझ में आ गया आपको? जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन की संख्या कितनी होगी? आपके स्वर की संख्या कितनी हो गई? बोलिए। 11। स्वर कितने हिंदी में? 11। और उसी प्रकार से आपकी हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33। कितना है? 33। कितने वर्ण व्यंजन है? 33। अब इन 33 व्यंजनों को समझने का प्रयास करेंगे। इसका एक क्रम बना रखा है कि कौन सा वर्ण किस वर्ग के अंदर आता है। आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि कौन सा वर्ण किस वर्ग के अंदर आता है। अब सबसे पहले आप अलग अलग जो वर्ग बने हैं उसके माध्यम से आप समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क वर्ग के कौन कौन से व्यंजन हैं, क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं ये आप देखेंगे। पहले इसमें क वर्ग, इनकी अलग अलग वर्ग श्रेणी बनी हुई व्यंजनों की संख्या तो हो गई आपकी 33, व्यंजन संख्या 33। और परिभाषा क्या हो गई? जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया होगा। फिर क वर्ग में क, ख, ग, घ, ण, ये आपका क वर्ग हो गया। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में देखेंगे ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में देखना त, थ, द, ध, न। प वर्ग में देखेंगे प, फ, ब, भ, म। इसके अलावा भी कुछ वर्ण ऐसे होते प्यारे भैया बहनों कि जिसका अलग से एक वर्ग होता है। ये आपको समझने का प्रयास करेंगे कौन कौन से व्यंजन किस किस में जाते हैं। वर्ग वाले क वर्ग के व्यंजन आपने देख लिए, च वर्ग के व्यंजन आपने देख लिए, ट वर्ग के देख लिए, त वर्ग के देख लिए, प वर्ग के देख लिए। अब उससे नीचे कुछ और भी ज्ञान व्याकरण की दृष्टि से हमें होना चाहिए। अब आगे आप देख रहे हैं, इन्हें कहते हैं अंतस्थ वर्ण। क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण। अब अंतस्थ वर्ण कौन कौन से? य, र, ल, व। ये इन अंतस्थ क्यों कहा गया? जब आप इनका उच्चारण कर रहे हो तो अत्यधिक ध्वनि आपके हृदय के अंदर से ही पैदा होती। य, र, ल, व। आपके बाहरी हिस्सों का उपयोग न होते हुए अंदर से ही आपको उच्चारण देना होता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ वर्ण कहा गया। कौन से वर्ण कहा गया है? अंतस्थ वर्ण। और आगे चलते हैं तो ऊष्म वर्ण। कौन से वर्ण? ऊष्म है व्यंजन के ये। आप सब इनको गिनोगे, इनकी संख्या कितनी होगी? 33। देखिए अपन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33। अब ये सभी व्यंजन हैं, लेकिन इनका वर्ग क्रम अलग अलग है। ऊष्म वर्ण किसे कहेंगे? श, श, स, ह। जैसे कि ऊष्मा का संचार होता है, ऐसे इनमें शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। श, 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 ह। इसलिए इनको अलग अलग वर्ग रचना में किया गया। अब इसमें से प्रमुखता से आपको एक बात और समझा दीजिए भैया बहनों। एक प्रमुखता से आपको कुछ समझना है, जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए स्वर किसे कहते हैं, तो वे अक्षर जो बिना किसी शब्द की सहायता, अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं। व्यंजन जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। अब इतना ज्ञान होने के बाद वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, ये आपको माध्यमिक कक्षा के ज्ञान तक प्राप्त है और अपने को याद रखना है। संयुक्त व्यंजन, कौन से व्यंजन? संयुक्त। संयुक्त का मतलब क्या हुआ? जो दूसरे दो व्यंजन से मिलकर बनते हैं वो स्वयं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन में क्ष, क्ष। अब ये क्ष किससे बना है? क और श। कैसे बना है? क श। त्र कैसे बना है? त र। त्र का त र। झ, ज और य, इसलिए इनको कहा गया संयुक्त व्यंजन। तो आज के इस व्याकरण परिचय में हमने छोटी छोटी बातों को समझने के साथ साथ स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं इसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। आपको स्वर की परिभाषा समझ में आ गई होगी, फिर स्वर की संख्या समझ में आ गई, स्वर की भेद समझ में आ गए। उसके साथ हमने व्यंजन को समझा, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा व्यंजन किस क्रम में रखा जाता है, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं और संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, ये ज्ञान हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा। तो इस प्रकार से वर्णमाला में 11 स्वर 33 व्यंजन होते हैं और कुल 44 संख्या इसमें पाई जाती है, 44 अक्षर होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को अपने घर पे आराम से अध्ययन करेंगे तो व्याकरण का एक भाग आपको समझ में आ जाएगा। स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। धन्यवाद।